आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। दोस्तों, आज यहाँ से हम भौतिक भूगोल के अर्थ और परिभाषा के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से भौतिक भूगोल की पूरी सीरीज चलेगी। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर ऐड करूँगा और फिर से मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं इसको रिवाइज करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यूजीसी नेट ज्योग्राफी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले हम समझेंगे भूगोल को। भूगोल क्या है? ठीक है, इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल भूगोल में हम बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार के स्थलाकृतियाँ। ठीक है, जिसमें कि तीनों प्रकार के उच्चावच आ जाते हैं। पृथ्वी के धरातल पर होने वाली कोई घटना, पृथ्वी के धरातल की कोई अंदर की बात, या फिर पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, पर्यावरण, समुद्र, समुद्र की गतियाँ, समुद्र का व्यवहार, महासागर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर जो उठापटक होती है, चाहे वो सतह का वलन हो या फिर भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, बाढ़ की समस्या हो, किसी भी प्रकार की चीज़ है, मतलब सभी कुछ सारे टर्म्स का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। क्लियर? भूगोल में भूगोल को अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो इसको दो अलग अलग शब्दों में बांटा जाता है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। यहाँ ये जो है भूगोल, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है शास्त्र। ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, क्योंकि जो यूनानी लोग थे, ठीक है, ग्रीक या यूनानी एक ही बात है, यूनानियों ने भूगोल की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि यूनानियों ने सबसे पहले भूगोल की शुरुआत की थी। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के धरातल के बारे में अपना मत देने का प्रयास किया था, या अपने विचार दिए भी थे। ठीक है, तो जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब होता है शास्त्र, है ना, या ग्राफोस। ग्राफी से ग्राफोस का मतलब वर्णन करना। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। देखिए, वैसे शुरुआत तो यूनानियों ने की थी। एक यूनानी विद्वान महत्वपूर्ण है, जिनका नाम आप नोट कर लीजिए, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज भूगोल, सॉरी, इरेटोस्थनीज महोदय, ठीक है, भूगोल के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी, इरेटोस्थनीज महोदय भूगोल के पिता कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, तो वो हो जाएंगे हम्बोल्ट एंड रिटर। देखिए, भौतिक भूगोल संपूर्ण भूगोल का आधार है। अगर आपको भूगोल की बेसिक जानकारी जाननी है तो भौतिक भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर भौतिक भूगोल आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर भूगोल में कोई चीज़ नहीं समझ सकते। क्लियर? तो भौतिक भूगोल ही भूगोल है, मेन रूप से ये समझिए ना। फिलिप महोदय ने कहा था कि भौतिक भूगोल क्या है? भूगोल की जड़ है। जैसे कि मिट्टी में खड़ा कोई एक पेड़ है, तो भौतिक भूगोल उस पेड़ की जड़ है। ठीक ना, ये चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, या कोई भी राह चलते या कहीं भी आपसे पूछ लेता है कि अच्छा बताइए क्या है। तो बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज महोदय, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी हम्बोल्ट एंड रिटर। क्योंकि हम्बोल्ट एंड रिटर ने क्या किया कि जब भूगोल से सभी विषय निकल गए, एंड एक समय ऐसा आया कि भूगोल से सबने अपना अपना छांट लिया अलग अलग। ठीक है, हमारा भौतिक विज्ञान है तो हमारा केमिस्ट्री है, तो हमारा बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, अलग अलग निकल गया। पॉलिटिकल अलग निकल गया, समाजशास्त्र अलग निकल गया, तो सब कुछ अलग निकल गया, तो भूगोल में कुछ रहा ही नहीं। वहां से भूगोल को फिर से स्थापित करने का श्रेय हम्बोल्ट और रिटर महोदय को जाता है। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हम्बोल्ट और रिटर महोदय को कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात यहाँ तक हो गई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भूगोल को
दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया, यानी कि भूगोल में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो है वो क्यों है, कैसे है, क्या कभी ये था पहले से, इन सभी बातों को सोचने विचारने का काम किसने किया था, कांट महोदय ने। तो भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने का श्रेय इमैनुअल कांट को जाता है। ठीक है, इमैनुअल कांट महोदय को जाता है, आप ऐसे लिख लीजिए, इमैनुअल कांट महोदय को जाता है भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने का श्रेय। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा दार्शनिक आधार को मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, आप लोग को हो सकता है नया लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में चाहे थेल्स हों, चाहे अरस्तु हों, चाहे इरेटोस्थनीज हों, इन्होंने देखा कि यहाँ पर्वत है तो बस पर्वत को बना दिया कि ये पर्वत है। ठीक है, बता दिया कि ये पर्वत है, इधर समुद्र खत्म हो जाता है, ये महाद्वीप है। लेकिन क्यों समुद्र खत्म होता है, उसके आगे क्या है, क्या पहले भी यहाँ समुद्र था, ऐसी बातें जब कोई सोचता है तो उसको बोलते हैं एक दर्शन वो खोज रहा है या दर्शन दे रहा है। ठीक है, दर्शन का मतलब कि उसके बारे में सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है उसका दार्शनिक आधार कि हम सोचो उसमें और भी क्या है, जिससे एक नई क्रांति आ गई, लोग खोजबीन करने लगे, विचार करने लगे। आइए अब हम भूगोल की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आएंगे भौतिक भूगोल पे। सबसे पहले भूगोल को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। यानी कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ये हो जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, देखिए आप इसको नोट करिए या ना करिए, अगर आप ध्यान से इसको देखते भी रहेंगे, बिल्कुल चौकन्ना होकर के सुनते भी रहेंगे ये लेक्चर, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भूगोल पृथ्वी की धरातल का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी के धरातल पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी के धरातल पर जो मानव रहते हैं उन मानवों के निवास का अध्ययन है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। आइए हम कुछ इसकी कॉमन परिभाषा भूगोल की देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पे आएंगे। अगर हम भूगोल की परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है, भूगोल की डिफिनीशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, न कि भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल की चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो भूगोल पृथ्वी के धरातल ठीक है, उच्चावच, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, वायु या वायुमंडल भी लिख सकते हैं। ठीक है, समुद्र, ज्वार भाटा, पर्यावरण, अधिवास, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, का अध्ययन करता है, ठीक है, देखिए मैं इसको समझा देता हूं, आप पास करके इसको लिख भी सकते हैं। भूगोल पृथ्वी के धरातल, उच्चावच, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, वायुमंडल, नदी, समुद्र, ज्वार भाटा, पर्यावरण, अधिवास, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप आदि का अध्ययन करता है। ये वर्तमान एक कॉमन परिभाषा मैंने लिखी है, अगर आप ये पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं। देखिए भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, एक है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि
इन सब चीजों में से जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, अगर वो आप निकाल देंगे, मतलब कि प्रकृति का अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन प्राकृतिक तरीके से, प्रकृति को केंद्र में रखकर, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। भूगोल का अध्ययन अगर हम प्रकृति को केंद्र में रख करके करेंगे तो जितनी प्राकृतिक चीजें हैं वो सभी आ जाएंगी, जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम मानव को केंद्र में रख करके भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके केंद्र में मनुष्य है, जिसके केंद्र में मानव है, तो वह भूगोल की ब्रांच मानव भूगोल हो जाएगी। तो दो मुख्य शाखाएं भूगोल की हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है। भौतिक भूगोल की भी कुछ शाखाएं हैं और मानव भूगोल की भी कुछ शाखाएं हैं। ठीक है। जैसे भौतिक भूगोल की अगर हम शाखाओं की बात करेंगे तो भौतिक भूगोल की शाखाओं में आपका आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ठीक है। ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी। ठीक है। ओशियनोग्राफी हो गया आपका, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है। ऐसे तरीके से आपका जियोडेसी, भूगणित, जियोडेसी यानी कि भूगणित, मेटेरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान, ये सब की सब भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, जो जिनमें प्रकृति का अध्ययन होता है। आप सीधी सी बात समझिएगा, समुद्र का, धरातल का, वायुमंडल का अलग से अध्ययन, जिसके केंद्र में मानव तो बिल्कुल हो ही ना, ठीक है, वो भौतिक भूगोल की ब्रांचेज होंगे। मानव भूगोल की शाखाओं में जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी, ये सब किस में आ जाएंगे? मानव भूगोल की शाखाएं हो जाएंगी। ठीक है। तो यहां से हम बात करने वाले हैं भौतिक भूगोल की। ठीक है। भौतिक भूगोल की हम चर्चा यहां से करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल की परिभाषा देखेंगे कि भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होगी। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। लोबक महोदय ने कहा था कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। ठीक है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, यानी कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही क्या है? भौतिक भूगोल। यानी कि अगर हम पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? भौतिक भूगोल में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और परिभाषा इंपॉर्टेंट है आर्थर होम्स की। ठीक है। आर्थर होम्स की परिभाषा नोट कर लीजिए। आर्थर होम्स ने कहा था कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। नोट कर लीजिएगा इसको आप। आर्थर होम्स महोदय ने कहा था कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें ग्लोब के विभिन्न उच्चावचों, जिसमें कि धरातल, ठीक है, उच्चावच, जितने भी तीनों प्रकार के उच्चावच हैं, धरातल हो गया, वायु हो गया, सागर, महासागर, वायुमंडल, ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा है आर्थर होम्स की। अच्छा, यहाँ पर मैं बार बार तीन प्रकार के उच्चावच की बात कर रहा हूँ, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि वो तीन प्रकार के उच्चावच आखिर होते क्या हैं। ठीक है। देखिए, उच्चावच की बात करेंगे तो उच्चावचों की तीन श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आएंगे महाद्वीप, और महासागर। महाद्वीप और महासागर। ठीक है। पृथ्वी को ऊपर से देखने पर जो सबसे बड़े बड़े स्थलाकृतियां आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, महाद्वीप और महासागर, ये पृथ्वी पर पहली बार उत्पन्न हुए थे। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं
द्वितीय श्रेणी आती है। द्वितीय श्रेणी में आपके आएंगे पर्वत, पठार, ठीक है, मैदान, नदी, झीलें आदि। ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच या तृतीय प्रकार के उच्चावच कौन कौन से हैं? तो देखिए, गार्ज, डेल्टा, जलप्रपात आदि, ठीक है, स्तर वगैरह आदि। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो है महाद्वीप और महासागर, जो पहली बार उत्पन्न हुए। महाद्वीपों और महासागरों पर, ठीक है, महाद्वीपों और महासागरों पर जब वलन की क्रियाएं हुई, तो द्वितीय प्रकार की श्रेणी के उच्चावच दिखाई देने लगे। जैसे कि जब महाद्वीपों पर मोड़ पड़ा, चट्टानों महासागरों में मोड़ पड़ा, तो उससे क्या दिखाई देने लगे? पर्वत, पठार, मैदान, मैदानी क्षेत्र, है ना, नदियां आदि, ठीक है, नदियां आदि दिखाई देने लगे। जब द्वितीय प्रकार के उच्चावचों पर, ठीक है, अपर्दन का प्रभाव होता है, जब द्वितीय प्रकार के उच्चावचों पर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया संचालित होती है, तो तृतीय प्रकार के उच्चावचों का निर्माण होता है। जैसे गार्ज, नदी क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। नदी जब बहती है तो पर्वतों को, मैदानी भागों को काट करके अवसाद ले जाती है और समुद्र में डेल्टा बनाती है, ठीक है। नदी जब पठारी भाग को काटती है या चट्टानी भाग को काटती है तो ऊपर से नीचे गिरती है झरने की तरह, तो जलप्रपात का निर्माण करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहली बार जो बने वो महाद्वीप और महासागर बने। महाद्वीपों और महासागरों पर, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर जो वलन की क्रियाएं हुई, यानी कि पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों ने कार्य किया, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ। जब द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर, यानी कि पर्वत, पठार, मैदानी भाग में और नदियों पर जब अपक्षय और अपर्दन की क्रिया प्रभावित हुई, तो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का आविर्भाव हुआ, यानी कि गार्ज, डेल्टा और जलप्रपात बने। तो मुख्य रूप से उच्चावच को हमें भौतिक भूगोल में पढ़ना है, वायुमंडल को भौतिक भूगोल में पढ़ना है, सागरों महासागरों को भौतिक भूगोल में पढ़ना है, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों को हम किसमें पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण किताबें भौतिक भूगोल से संबंधित विद्वानों ने लिखी है। भौतिक भूगोल के अगर पिता की बात की जाएगी तो इसके पिता हैं पॉसिडोनियस। भौतिक भूगोल के पिता पॉसिडोनियस कहे जाते हैं, ठीक है। हालांकि समुद्र विज्ञान नामक किताब भी इन्होंने लिखी है, समुद्र के बारे में अपने डिस्कशन, अपने एक्सप्लोरेशन इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन भौतिक भूगोल के पिता का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप पॉसिडोनियस का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम और कुछ किताबों की बात करें तो जैसे स्टीयर्स महोदय की एक किताब है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्टीयर्स की बुक है द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। ये किताब आई थी 1932 में, ठीक है। फिर वुलरिज और मॉर्गन की किताब आई थी, वुलरिज एंड मॉर्गन की किताब आई थी द फिजिकल बेसिस ऑफ जियोग्राफी, द फिजिकल बेसिस ऑफ जियोग्राफी 1942 में, ठीक है, 1942 में। एक विद्वान का नाम मैं और यहाँ लिखूंगा, मार्कहाउस की, ऐसे लिखिएगा, मार्कहाउस, द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी,
द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी 1965 में किताब इनकी आई थी, मार्क हाउस की। एक विद्वान और लिख लीजिए आप, स्ट्रालर एंड स्ट्रालर, स्ट्रालर एंड स्ट्रालर की बुक है मॉडर्न फिजिकल जियोग्राफी, उन्नीस सौ 70 में। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिकल जियोग्राफी स्ट्रालर एंड स्ट्रालर की किताब है, 1970 में आई थी। तो भौतिक भूगोल से संबंधित ये कुछ किताबें हैं जो यूजीसी नेट पीजीटी के एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इसको आप मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको मार्क्स दिलाएगा। तो ये सारी कहानी हो गई, ठीक है, भौतिक भूगोल की। अगर हम इसके परिविषय क्षेत्र की बात करें तो अन्य विज्ञानों के साथ इसके हम संबंध की भी चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ बात करें विशेष क्षेत्र की, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसके उच्चावच को पढ़ते हैं, धरातल की बनावट को पढ़ते हैं, अपक्षय और अपर्दन को पढ़ते हैं और उसके प्रभाव के कारकों को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हमारा इकोसिस्टम कैसे चलता है हम उसकी चर्चा करते हैं, है ना, यानी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल, झाड़ियाँ किस तरीके से विकसित होती हैं, प्रजातियाँ आदि का अध्ययन करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल का रासायनिक संगठन, वायुमंडल में होने वाली क्रियाएं, वायुमंडल की परतें, वर्षा, बादल आदि का अध्ययन करते हैं। ओशियनोग्राफी में हम महासागरों और समुद्र की चर्चा करते हैं, उनकी गहराइयों की चर्चा करते हैं, उनकी स्थिति की चर्चा करते हैं और हम उनके रासायनिक संगठन, उनमें पाई जाने वाली लवणता और ज्वार भाटा की चर्चा करते हैं, ज्वार भाटा का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जियोडेसी भूगणित में हम जमीन के मापन की चर्चा करते हैं और भूमि किस प्रकार से कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके से वो, उस पर हम पैमाने का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ये सारी बातों का अध्ययन जियोडेसी में होता है। मेट्रोलॉजी में मौसम विज्ञान, मौसम किस प्रकार से बदलता है, ठीक है, जलवायु किस प्रकार से बदलती है, ये सभी बातों की चर्चा जो है कि हम भौतिक भूगोल में करते हैं। क्लियर? तो ये भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र हो गया कि हम ऐसा कोई क्षेत्र पृथ्वी का नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, पठार हो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी परिभाषा में ही विषय क्षेत्र मिलेगा। पृथ्वी का धरातल, उच्चावच, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, ठीक है। आप यहाँ और नोट कर सकते हैं पठार, वायुमंडल, समुद्र, सागर, महासागर, ज्वार भाटा, पर्यावरण, ठीक है, आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में होता है। ये इसके विषय क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक, जब मानव भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तो मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे, अधिवास पढ़ेंगे, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हो जाएगा, जो कि मानव को केंद्र में रख करके हम पढ़ते हैं, जनसंख्या आदि की बात हो जाएगी। लेकिन भौतिक भूगोल में हम प्रकृति को केंद्र में रख करके भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और क्लास पसंद आया होगा। इत्मीनान से बस आप देखते रहिएगा। अगर आप नहीं भी नोट करेंगे और ध्यान से सुनते रहेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगले क्लास में अब हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति हमारी किस तरीके से हुई थी। क्लास अच्छी लगी हो और आगे भी कंटिन्यू करने के लिए हमारी जितनी भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।